हेलो एवरीवन। ये वीडियो है भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 का। इसमें हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी हम यहाँ डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। इसको लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद है 12 से 35। ठीक है, देखिए इसमें संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352, मतलब राष्ट्रीय आपात का जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 352, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों में एक तो संशोधन हो सकता है, और जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ जाए, मतलब जब देश में आर्टिकल 352 कहीं पर अप्लाई हो रहा है राष्ट्रीय आपात के दौरान, तो उसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान बना था कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 1979 में। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1979 में। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 ईस्वी में हुआ है, उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था और 19F में दिया गया था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना, इस पर क्वेश्चन आता है। हमारा जब संविधान बना था कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन इसको कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया, जो कि कब हुआ? 1979 में, 1979 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19F में दिया हुआ था, ठीक है, उस मौलिक अधिकारों की सूची से उसे हटा दिया गया। और कहाँ उसको ऐड किया गया? अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज ए में उसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार माना जाता है? कानूनी या विधिक अधिकार। अब भारतीय नागरिकों को निम्न 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, ये हमारे 6 अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में समानता का अधिकार है, इक्वलिटी। ठीक है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ये रेंज आपसे बहुत ही पूछी जाती है एग्जाम में। दोबारा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, समता या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आएंगे, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में आएगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आएंगे आपके 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6ठा अधिकार है, अनुच्छेद 32 आएगा आपका। तो हम शुरू करते हैं समता या समानता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता है आर्टिकल 14, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून और समान रूप से लागू होगा। अनुच्छेद 15 क्या बात करता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, क्या क्या आपके ग्राउंड आएंगे? ग्राउंड पूछे जाते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। 5 ग्राउंड है अनुच्छेद 15 में। तो राज्य के द्वारा धर्म यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एवं बर्थ प्लेस, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन 5 आधारों पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा।
अनुच्छेद 16 क्या बात करता है? लोक नियोजन की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन का जो विषय है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16 कहता है। अब तो क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, जैसे स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है ST SC और OBC को, तो उसको अपवाद बताया गया है यहाँ अनुच्छेद 16 में, ये बात की गई है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, मतलब अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत होती है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। कोई छुआछूत करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, ठीक है, उपाधियों का अंत कहा गया है अनुच्छेद 18 में। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कौन कौन सी? सेना या विधा संबंधी सम्मान। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे लेफ्टिनेंट, कमांडर, ये सेना में होते हैं, और या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब आपकी विधा यानी ज्ञान संबंधी जो आपकी उपाधियाँ हैं उनको आप ले सकते हो। उनके अलावा कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। और कोई दूसरा देश अगर उपाधि प्रदान कर रहा है तो पहले राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा 14 से 18 समानता का अधिकार। 14 में था विधि के समक्ष समानता, 15 में था धर्म, जाति, क्या क्या था? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में आपकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लोक नियोजन। 17 में अनटचेबिलिटी आ जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। 18 में आ जाएगा एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है आपका? 19 में दिया गया, 19 से 22 में। ठीक है, 19 से 22 आपका बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की। के अधिकार में अनुच्छेद 19 बात करता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। जब संविधान बनाया गया था उसमें 7 तरीके की स्वतंत्रता बताई गई थी आर्टिकल 19 में ही, लेकिन अब उनको कर दिया 6। 19A में, 19 के सब क्लॉज ए में बोलने की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19A। 19B में बात की गई है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। बी से बिना हथियार मान लो। ठीक है, याद करने का बता रही हूँ आपको। ए से तो बोलने की स्वतंत्रता, बी से बिना हथियार, बी से बिना, ठीक है, बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी से संघ, ठीक है, बी से बिना हथियार, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता बताई गई है 19 के सी में। डी से देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, ड्यूरिंग तो यहाँ नहीं बैठेगा, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता 19 के डी में है। और ई में क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो और एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार। देखिए एक ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और एफ और जी ये हो गई आपकी 7। इसमें से एफ को हटा दिया जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। और 19 के जी में क्या था? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये आपके 6 रह गए थे, एफ को हटा दिया गया है। ठीक है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है वो 19A में ही आएगा। कई बार पूछा जाता है ना प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है, तो बोलने की स्वतंत्रता को ही प्रेस की स्वतंत्रता माना जाता है, इसलिए ये 19 के ए में आती है। तो हमारा 19A क्या क्या बात करता है? आर्टिकल 19 बात करता है हमारी, क्या बात करता है? स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कितनी तरीके की स्वतंत्रता है? पहले 7 थी जो कि अब 6 कर दी गई है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में क्या है? किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में जब आप घूमोगे फिरोगे बाहर तो बसने की सोचोगे तो निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 के एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था। आजकल भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले 19 के एफ में कौन सा अधिकार था जिसको हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार था। कैसे हटाया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 के द्वारा हटाया गया। और 19 के जी में है
कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या बात की गई है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब को किसी ने अपराध किया है, उसका कन्विक्शन सिद्ध हो गया, अब उसको प्रोटेक्शन किस तरीके से दी जाएगी, किस किस चीज़ में प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखिए, इसके तहत 3 प्रकार का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, 19 के 1 में बताया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, 19 के 2 बोलता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। जो अपराध किया है जिस समय जो कानून चल रहा है उसी हिसाब से सजा मिलेगी। और 19 का 3 क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो कोई देखिए, आर्टिकल 20 किस बात करता है कि कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो गया है, अपराध की दोष सिद्धि हो गई है, तो कैसे संरक्षण दिया जाएगा? तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि जो कानून उस समय चल रहा है उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत मिलेगी। और थर्ड बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसको भी अपनी स्वतंत्रता है, वो क्यों अपने खिलाफ बोलेगा, तो उसे टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बात करता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून जहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है वहाँ तो ठीक है, उसके अलावा किसी भी तरीके से उसको उसके जीने की स्वतंत्रता और जो पर्सनल उसको फ्रीडम मिली है, लिबर्टी मिली है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल है आर्टिकल 21 जिसमें बात की गई है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, अब है अनुच्छेद 21 का क्या। देखिए, इसको कब जोड़ा गया? 2002 में इसको जोड़ा गया था। 21 के में क्या बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के किस बारे में बात करता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है 21 के। ऐसा पूछा जाता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा है? 21 का। और 6 से उम्र कितनी है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, जितने भी बच्चे हैं, मतलब समस्त बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, उनके लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। और ये कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखिए, अनुच्छेद 22 क्या बात करता है? अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप किसी भी पुलिस ऑफिसर ने उसे हिरासत में लिया है तो उसका कारण बताना पड़ेगा उसको, उस व्यक्ति को, कि हम आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब जब से अरेस्ट किया उससे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं है वो अपनी कस्टडी में लेकर टॉर्चर कर सकता है, नहीं, 24 घंटे के अंदर वहाँ ले जाना होगा। उसमें जो आवागमन का समय है, आने जाने का जो भी समय है, उसको एक्सक्लूड किया गया है। अच्छा, चॉइस का, अपनी चॉइस का एडवोकेट वो ले सकता है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये 3 बातें कही गई है। पहले तो कारण बताओ आपने क्यों अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ, और पसंद के वकील से वह सलाह ले सकता है। ये बात करता है आर्टिकल 22। अब देखिए, निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध मतलब निवारक निरोध से क्या है? प्रिवेंटिव करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, मतलब कि वो बंदा कोई अपराध ना करे उससे पहले उसको रोक लेने के लिए अरेस्ट कर लेना हो गया निवारक निरोध। ठीक है, इसलिए उसको अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है।
जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब, यानी अपराध करने से पहले ही जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। कितना? 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोक हित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को डिटेंशन किया गया है उसका, ठीक है, निरोध किया गया है, उसको उसके आदेश के विरुद्ध वह अप्लाई कर सकता है, अभ्यावेदन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे निवारक निरोध से संबंधित बनाई गई विधियां। देखिए, निवारक निरोध अधिनियम 1950 का है। भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। क्या उद्देश्य था कि क्योंकि 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्र के विरोधी तत्व हैं, जो कि राष्ट्र की एकता नहीं चाहते, वो यहाँ पर उत्पात करेंगे तो उनको गलत कार्य करने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लो। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। ठीक है, सेकंड देखो, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसको कहा जाता है मीसा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 यह 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल था और इसके कारण इसे अप्रैल 1979 में समाप्त कर दिया गया। अब है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि कितनी थी? 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तस्करों को नज़रबंद कर दिया जाता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम 1974 के अधीन। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। फिर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। टाडा जो कि आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। अब है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छुपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह के बाद ही हो सकती है। 21 सितंबर 2004 को इसका अध्यादेश के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2001 में इसको शुरू किया और 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। देखिए, 23 में बात की गई है बालात श्रम की, ठीक है, और 24 में बालकों के, बच्चों के शोषण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। तो बलाश्रम फोर्स्ड लेबर होती है, अनुच्छेद 23 में बात की गई है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, मानव का दुर्व्यापार की बात है ना अनुच्छेद 23 में, तो दुर्व्यापार मतलब मनुष्य, किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध श्रम ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर राष्ट्र हित में अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो बलाश्रम के लिए या मानव, ठीक है, बोला जा सकता है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये बालकों के शोषण की बात करता है। देखिए ऐसे याद कीजिए, अनुच्छेद 24 में कितनी उम्र बताई गई है? 24 में 14, 4 4, ठीक है। अनुच्छेद 24 में एज दी है 14 साल। आर्टिकल 24 एज है बच्चे की 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारी कहाँ से है? आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या बात करता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है। मतलब अपने धर्म के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है विधि के तरीके से, ठीक है। कानून ने जिस तरीके को मान्य किया उस तरीके से धर्म के लिए किसी संपत्ति का अर्जन कर सकता है, उसको स्वामित्व और उसका प्रशासन भी कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। तो धर्म के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसको कर मुक्त बताया गया है। ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 27 में, ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या बात करता है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित मतलब जो कि पूरी तरह राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कोई भी धार्मिक प्रकार की शिक्षा नहीं दी है, धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु तो बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 25 से 28 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता का। आर्टिकल 25 में क्या बात की गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें अर्जन का, देखिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, पोषण करना, संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन है। अनुच्छेद 27 में कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई भी धार्मिक उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए अगर कोई खर्च कर रहा है तो। अनुच्छेद 28 क्या बात करता है कि किसी भी तरीके की जो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित संस्थान है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हैं अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में बताया गया है, ठीक है। हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 29-30 में है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों का संरक्षण कैसे किया जाएगा कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी अलग से भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या बात करता है? देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्योंकि वह अल्पसंख्यक वर्ग है तो वह अलग से अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उन पर प्रशासन कर सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है
और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो 29 में तो बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उन्हें प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। इस तरीके से घुमा घुमा के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरीके की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, ये क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ये जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको न्यायालय में प्रवर्तित करवाया जा सकता है। उसके लिए कैसे करवाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कहीं लोअर कोर्ट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है और 5 तरीके की रिट बताई गई है। ठीक है, 5 तरीके की रिट कौन कौन सी है जो देखिए आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरी है परमादेश, यानी मैंडामस बोला जाता है। थर्ड है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। फिर है सर्शियोरारी, उत्प्रेषण। और फिर है को वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख। कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और क्यो वारंटो। तो देखिए, हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया, उसको लगता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया है, तो वह या उसका कोई रिलेटिव बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा सकता है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि किसी आदमी को बंद कर दिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, उसके अगेंस्ट वो रिट लगाई जाती है। सेकंड है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस। परमादेश का अर्थ परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। ठीक है, जब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश यानी परम आदेश देना, उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना होता है परमादेश। अब हम पढ़ेंगे प्रतिषेध लेख क्या होता है। देखिए, यह आज्ञा पत्र, प्रतिषेध लेख को बोलेंगे प्रोहिबिशन, यानी रोक देना, निषेध कर देना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों को तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध लेख क्या होता है? ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो गई एक तरीके से। ये मानो कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वह अपने से नीचे वाली कोर्ट को आदेश दे रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं उनको कि आप इस केस को नहीं देखेंगे क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये हुआ प्रतिषेध लेख, उनको प्रतिषेध कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या बोलेंगे? सर्शियोररी। ठीक है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। क्या होता है? जो हायर कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट्स को निर्देश दे रही हैं
कि जितने भी पेंडिंग मुकदमे पड़े हैं, पेंडिंग केसेस जितने भी हैं, उनको न्याय निर्णय कर लिए, उनके डिसीजन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिए जाएं। ये क्या है? सर्श्योररी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है नहीं भेजना, ऊपर की तरफ भेज देना। अब है 5th है अधिकार परीक्षा लेख, क्या बोलते हैं? क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा अधिकार परीक्षा लेख। तो ये 5 तरीके के रिट हैं: वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 तरीके की रिट आर्टिकल 32 के अधीन जारी की जाती है, जो कि बोलते हैं हम संवैधानिक अधिकारों। ठीक है, आर्टिकल 32 बात कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में जो कुछ संशोधन किए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए केस कौन कौन से आए हैं। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी का केस है, के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से पहले जितने भी केस आए थे, गोलकनाथ का केस था 1967 ईस्वी का, उससे पहले जितने भी केस आए थे उनमें क्या निर्णय दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में हम संशोधन कर सकते हैं, और जिसमें अनुच्छेद 368 में भी किया जा सकता है और मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। ठीक है, अब अनुच्छेद 368 खुद ही संशोधन का बताया है उसमें, अब जब उसी को चेंज कर देंगे तो सब कुछ अपनी पावर में हो गया। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन जो कि 1971 ईस्वी में हुआ है, अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। देखिए 24वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में ये जो संशोधन की बात की गई इसको विधि मान्यता प्रदान कर दी गई, और गोलकनाथ वाले केस को निरस्त, इसमें जो निर्णय दिया गया उसको निरस्त किया गया। उसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए 1976 ईस्वी में। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का, जो कि कब आया है? 1980 ईस्वी में। इसके निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1980 में जो मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था उसमें क्या निर्धारित किया गया कि जो आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसकी रक्षा की जाए, और उसका अधिकार दिया है न्यायालय को, और न्यायालय इसके आधार पर किसी भी संशोधन को दोबारा रिव्यू करवा सकता है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो व्यवस्था की गई उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किया गया कोई भी संशोधन न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, कि न्यायालय में आप इस पे कोई विवाद नहीं करेंगे, कोई भी संशोधन हो गया तो हो गया, मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई कर दिया तो हो गया। लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त किया गया मिनर्वा मिल्स के केस में कि नहीं, न्यायालय उस चीज़ को देख सकता है,
कोई भी संशोधन एक तो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेगा संविधान के को, और दूसरा कि कोई भी अगर संशोधन है वह न्यायालय में उठाया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है कि संशोधन सही है या नहीं है। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा। अब इसके आगे हम अगला पार्ट बनाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।